हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट है उनके बीच में जो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है उसका म्यूचुअल डेलीगेशन कैसे किया गया है। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने समझा था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है। और स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो लेजिस्लेटिव पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके लिए जो प्रोविज़न्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 245 से लेकर अंडर आर्टिकल 255 तक उनको मेंशन किया गया है। और स्टूडेंट, जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो वो काफ़ी रिजिड है। स्टूडेंट, ऐसा इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि अगर कोई भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उस पर कभी भी हमारी स्टेट्स को लेजिस्लेट करने की पावर नहीं दी जाती है, जबकि जो दो अदर लिस्ट हैं जैसे कि इसमें थी स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, अगर स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट के कोई सब्जेक्ट हैं तो उस पर पार्लियामेंट कोई न कोई कंडीशन बनाकर, जैसे कि अगर स्टूडेंट स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में अभी पार्लियामेंट कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हैं जिन पर कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट में भी लेजिस्लेशन करने की अथॉरिटी रखती है। और वो हमने 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस पढ़ी थी कि जैसे नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल हो, या फिर हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को जब एप्लीकेबल कराना हो या फिर इन्फोर्स कराना हो उस सिचुएशन में। ये सब ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस थी कि जब हमारी पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन करने के लिए ऑथराइज हो जा रही थी। लेकिन स्टूडेंट, कभी भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी यूनियन लिस्ट के अंदर कोई भी लेजिस्लेशन नहीं कर सकती है। तो हम इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है। और स्टूडेंट, हमने इसमें देखा भी था कि इसमें हमारे सेंटर को कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाती हैं और सेंटर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, जबकि स्टेट को लिमिटेड पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर को केवल स्टेट लिस्ट के अंडर ही जो सब्जेक्ट हैं उनमें ही लेजिस्लेशन करने की उनको परमिशन होती है और उनका एक्सक्लूसिव राइट केवल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंडर ही रहता है। तो स्टूडेंट, ये तो हमने देखा कि जो लेजिस्लेशन का जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का, जिसमें कि हमारी सेंट्रल लेवल पे आती है पार्लियामेंट, और अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो स्टेट लेवल पर आती हैं हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर्स में कौन आती है, स्टेट लेजिस्लेचर में आती है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने देखा कि ये क्या है, काफ़ी रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें जो सेंटर की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सेंटर अपनी लेजिस्लेटिव पावर को कभी भी स्टेट को नहीं दे सकता है, उसको स्टेट को डेलीगेट नहीं कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें साथ ही हमने कुछ और भी प्रोविज़न पढ़े थे जब हम लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेंटर और स्टेट के बीच में। तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि अगर स्टेट को कोई भी रिक्वेस्ट की जानी है, अगर कुछ स्टेट ऐसा चाहते हैं और उसके लिए भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की ज़रूरत थी, 2 और मोर स्टेट अगर क्या करते हैं, किसी लेजिस्लेशन को पास करके उस रिजोल्यूशन को पास करके अपने स्टेट्स में पार्लियामेंट के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक मैटर में उन्हें सब्जेक्ट जो उनका स्टेट लिस्ट है उसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक मैटर पर पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशन करने के लिए जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है तो उस कंडीशन में भी जो पार्लियामेंट होती है उसके पास
जो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन करने की अथॉरिटी हो जाती है। तो स्टूडेंट इसमें अभी ये बताया गया है कि अगर कोई एक सिंगल स्टेट, एक अकेला स्टेट जाकर पार्लियामेंट के पास रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि हमारे स्टेट सब्जेक्ट में आपको लॉ बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट होने चाहिए और वो अपने स्टेट में रेजोल्यूशन को पास करेंगे अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद ही क्या होगा, वो पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करने के लिए जाएंगे और अगर पार्लियामेंट उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है तो उसके बाद ही उनकी स्टेट लिस्ट में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी लेजिस्लेशन को किया जाएगा। स्टूडेंट इसमें हम देख सकते हैं कि एक जो स्टेट है वो भी कैपेबल नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, एक तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टेट को सबऑर्डिनेट दिखाया गया है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी सुप्रीम दिखाया गया है जब हम लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की। स्टूडेंट जैसे ही जो ये हमने देखा कि लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है जनरली वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करता है। जिस प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच में जो हमने लेजिस्लेटिव पावर्स के फंक्शन को पढ़ा था, लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर और स्टेट के बीच में पढ़ा था, वैसे ही इन जनरल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उनको भी लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की तरह उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेम काफ़ी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, अगर देखा जाए तो इन जनरल क्या है, दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके से किया गया है। स्टूडेंट जो ये एग्जीक्यूटिव स्फीयर है इसमें भी जो रिजिड डिवीज़न किया गया है उससे क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी कभी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक ऐसा डेलीगेशन बनाया है जिससे कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनकी जो रिजिडिटी है उनको अवॉइड किया जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके और जो डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको हटाया जा सके। तो स्टूडेंट इसीलिए म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में जो एप्लीकेशन किया गया है, जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, इनमें कोई ज़्यादा रिजिडिटी ना हो और इनमें कोई भी डेडलॉक की सिचुएशन ना आए। इसीलिए ये इंटर गवर्नमेंटल डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट इसके लिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट को लेकर अगर किसी भी उसके द्वारा अगर किसी भी सेंट्रल सब्जेक्ट को उसे चाहे तो वो क्या कर सकता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को किसी भी स्टेट को दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा जिस भी एग्जीक्यूटिव पावर को या जिस भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट के द्वारा उस स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना होगा और उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स का है, उसको उस पर्टिकुलर स्टेट को दे दिया जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद ही अगर स्टेट के द्वारा कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर स्टेट अपनी किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर को देना चाहती है तो स्टूडेंट इस कंडीशन में भी क्या है, इस कंडीशन के लिए भी प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। अगर स्टेट अपनी किसी एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर को डेलीगेट करना चाहती है, सेंटर को देना चाहती है, तो इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो उसकी जो हेड ऑफ द
हेड ऑफ द स्टेट हैं, वहाँ पर जो सबसे हायर अथॉरिटी है स्टेट में वो कौन है, वहाँ पर हायर अथॉरिटी हैं गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा गवर्नर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेकर उस फंक्शन को, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। और जिस भी फंक्शन को वो देना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को, जिस भी एग्जीक्यूटिव पावर को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उस स्टेट के गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कंसेंट लेंगे और उसके बाद ही गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो भी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। स्टूडेंट, तो ये देखा हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनको एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जिसमें कि हमने देखा कि अगर प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई भी अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसको किसी भी स्टेट को दिया जाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को पहले उस स्टेट की कंसेंट लेनी होगी और उसके बाद उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे दिया जाएगा। और स्टूडेंट, अगर स्टेट चाहे और अपनी किसी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को या किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर को वो सेंटर को देना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेंगे और उसके बाद ही उस एग्जीक्यूटिव फंक्शन को वो सेंटर को दे देंगे। स्टूडेंट, और जो ये म्यूचुअल डेलीगेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का, जिसमें कि जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनका क्या किया जा रहा है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और स्टूडेंट, इसमें क्या है, ये कंडीशनल भी हो सकता है या फिर अनकंडीशनल भी हो सकता है। स्टूडेंट, ऐसा इसीलिए कहा गया है कि मान लीजिए कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट पहले किसी भी स्टेट को कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर देते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन देते हैं, लेकिन वो उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में तो स्टेट के पास वो एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है या फिर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस टाइम पर जो उस स्टेट की वो एग्जीक्यूटिव पावर है या वो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो कि सेंटर के द्वारा उसे प्रोवाइड कराया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है जिसका म्यूचुअल डेलीगेशन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक कंडीशन लगा दी गई है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये कंडीशनल भी हो सकता है, कुछ कंडीशंस पर बेस्ड भी हो सकता है या फिर अनकंडीशनल भी हो सकता है। अनकंडीशनल का मीन्स ये है कि वो लॉ हमेशा चलेगा, वो पावर, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हमेशा जिसका कि म्यूचुअल डेलीगेशन किया गया है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, हमेशा इन्फोर्स रहेगा। स्टूडेंट, जैसा कि इसमें हमने देखा कि अभी तक दोनों में ही क्या था कि भले ही हम उस पावर को सेंट्रल अथॉरिटी से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की पावर अगर हम स्टेट को दे रहे हों तब भी उसमें स्टेट का कंसेंट लेना था, और अगर हम स्टेट की पावर को अगर हम सेंट्रल को दे रहे हों तो उससे हम जिसको हम पावर दे रहे हैं तो उस टाइम पर उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी माना गया। यानी अगर कोई भी स्टेट अपनी किसी पावर को, एग्जीक्यूटिव का पावर को सेंटर को देना चाहता है तो गवर्नर उसके लिए पहले क्या करते हैं, गवर्नर पहले उसके लिए उससे सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेते हैं। और ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट को
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर अपना कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर या कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन देना होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले उससे कंसेंट लेते हैं और उसके बाद ही स्टेट पर पावर का जो म्यूचुअल डेलीगेशन है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि ये क्या है, इसमें दोनों की ही प्रायर जो कंडीशन है, जो प्रायर कंसेंट है वो ज़रूरी माना गया है दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो स्टेट के द्वारा जो पावर का ट्रांसफ़र है एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर को दिया जा रहा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा हो। लेकिन स्टूडेंट अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न्स भी बनाए गए हैं जिसमें कि जब सेंटर हमारी स्टेट को कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर देता है तो सेंटर जब भी एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को स्टेट को देगा तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि उसको कुछ सिचुएशंस में उसको स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडेंट ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर उस कंडीशन में पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी डेलीगेशन किया जाता है तो उस सिचुएशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो प्रायर कंसेंट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है डेलीगेशन करेगी और यहाँ पर ऐसे प्रोविज़न्स में प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो डेलीगेशन किया जाता है वो मेनली पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें स्टेट की कंसेंट नहीं ली जाती है। उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं कि जिसमें अगर सेंटर कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को स्टेट से करवाना चाहती है, स्टेट्स को प्रोवाइड कराना चाहती है, तो उस टाइम पर वो बिना स्टेट के कंसेंट के भी पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के थ्रू ही उनको सेंटर से स्टेट को ट्रांसफ़र कर सकती है कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि इसमें क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई भी लॉ बना दिया जाएगा और जो कि यूनियन सब्जेक्ट का है और उसमें क्या है, उसमें स्टेट के लिए वो ड्यूटी इम्पोज कर दी जाएगी, तो तब उस कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट है अगर वो यूनियन लिस्ट में अगर कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन करती है और उसमें वो कह देती है, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि स्टेट पर कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ का इम्पोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, या फिर यूनियन लिस्ट में उस ड्यूटी को अगर पार्लियामेंट के द्वारा स्पेसिफाई कर दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में वो स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी बन जाता है और उसको स्टेट के लिए वो मैंडेटरी हो जाता है उसको फॉलो करना। तब उस कंडीशन में स्टेट की प्रेयर कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो डेलीगेशन किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, वो पार्लियामेंट के थ्रू किया जा रहा है। और पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में किसी भी एक्ट को बनाती है, यूनियन लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बना दिया जाता है जिसमें कि वो स्टेट के ऊपर कोई भी पावर या फिर कोई भी ड्यूटी को अगर इम्पोज करती है, तो उस कंडीशन में स्टेट के लिए उसको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है और तभी स्टेट की प्रायर कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने पढ़ा इस चीज़ को, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस पावर को क्या कर सकती है, उस पावर को सेंटर के ऊपर इम्पोज कर सकती है, या फिर अगर सेंटर के द्वारा ही ऐसा कहा गया है उस पार्लियामेंट के एक्ट में या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए यूनियन लिस्ट के किसी भी लॉ में कि ये जो पावर का जो इम्पोजिशन है या फिर जो ड्यूटीज़ का इम्पोजिशन है वो सेंटर
सेंटर के द्वारा स्टेट के लिए कहा गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस कंसर्न्ड स्टेट की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और स्टूडेंट लेकिन ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पावर किसके पास है, ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पर काम करती है और पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो कौन है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और उनको हेड किसके द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और ये लोग कौन है, ये सभी एग्जीक्यूटिव का पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में उनकी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनका म्यूचुअल डेलीगेशन किया गया है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनका जो म्यूचुअल डेलीगेशन किया गया है उसके दो मेथड हैं। पहला है बाय एग्रीमेंट और दूसरा है बाय लेजिस्लेशन। स्टूडेंट बाय एग्रीमेंट के थ्रू ही हमने देखा था कि उसमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें क्या था, पावर को ट्रांसफ़र करते टाइम या म्यूचुअल डेलीगेशन करते टाइम क्या होगा, उसमें कंसेंट लेने की ज़रूरत होगी। जिसको भी वो पावर ऑथोराइज़ की जा रही है, जिसको भी वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव ड्यूटी इम्पोज की जा रही है, उससे पहले उसकी कंसेंट लेनी होगी। ये था एग्रीमेंट के प्रोसीजर में। और स्टूडेंट जब सेंटर और स्टेट के बीच में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, अगर उनका म्यूचुअल डेलीगेशन किया जाता है तो उसका दूसरा मेथड है बाय ए लेजिस्लेशन, जिसको कि स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में किसी भी एक्ट को बनाती है, किसी भी लॉ को बनाती है, और उसमें वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देती है कि ये किसकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी या ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट के लिए उस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को एप्लीकेबल करना या उसका इन्फोर्समेंट करना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। और स्टूडेंट जो ये बाय ए लेजिस्लेशन का मेथड है, इसमें फिर स्टेट की प्रायर कंसेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको सेंट्रल के ही द्वारा या तो मेंशन कर दिया गया होगा पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन में, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा उसमें कंडीशन लगा दी जाती है यूनियन गवर्नमेंट के लॉ की, कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऑथराइज़ किया गया है, उसको वो फंक्शन दिया गया है। स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इन दोनों ही मेथड्स का यूज़ कर सकती है, जिसमें कि जो पहला मेथड है कि म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, इसके लिए बाय एन एग्रीमेंट, जिसमें कि वो कंसेंट से भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट की कंसेंट से, स्टेट की प्रायर कंसिडरेशन के बाद भी उसको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर ट्रांसफ़र कर सकती है, अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन का डेलीगेशन कर सकती है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो दूसरे मेथड से भी, जिसमें कि कहा गया है बाय ए लेजिस्लेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट के थ्रू भी लेजिस्लेशन को पास करके या फिर एक्ट में स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन करके भी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनका डेलीगेशन कर सकती है। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल पहला ही मेथड यूज़ कर सकती है, जिसमें कि वो एग्रीमेंट के थ्रू ही अपनी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनका डेलीगेशन एग्रीमेंट के थ्रू यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के थ्रू ही कर सकती है। जबकि जो लेजिस्लेशन का मेथड है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं दिया गया है। लेजिस्लेशन का जो मेथड है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट में, जिसमें जो लेजिस्लेशन का जो मेथड है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही प्रोवाइड कराया गया है। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो हमारी
पार्लियामेंट है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है लेजिस्लेशन करने की, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है जिसमें हमने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए दोनों ही मेथड्स को एप्लीकेबल पाया कि वो अपने जो म्यूचुअल जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको डेलीगेट कर सकती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के थ्रू ही अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने समझा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनका म्यूचुअल डेलीगेशन किस तरीके से किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।